हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम लोग इंडक्शन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे थे और आज भी वही काम करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ये हमारे लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल, ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल, ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इज रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, तो मैं एक रॉड बना दूं ऐसी और इसको रोटेट कर रहे हैं इस प्रकार से, इसका सेंटर को फिक्स करते हुए उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इज रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी न्यू with one end hinged at the center and the other end at the circumference of the circular metallic ring। एक एंड सेंटर पे है और दूसरा एंड एक रिंग के ऊपर है। ठीक है, बढ़िया। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है, कांस्टेंट, पैरेलल टू द एक्सिस। अब इसकी एक्सिस ये है, इस रिंग की एक्सिस क्या है, ये सेंटर से जाती हुई, तो उसके पैरेलल एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हो रही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये निकालना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन द रॉड। बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम लोग डेरिवेशन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप देखें EMI डे 2 वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है, तो इसको अभी हम हटा दें। एक एलिमेंट मानेंगे जिसकी लेंथ dx होगी यहाँ से x दूरी पर। ठीक है, और इस एलिमेंट की वेलोसिटी हम v मानेंगे, क्योंकि सेंटर से जितना दूर जाओगे वेलोसिटी हर एलिमेंट की अलग अलग होगी, तो कोई एक एलिमेंट लेंगे हम dx लेंथ का, जिसकी वेलोसिटी v होगी, और वो इस प्रकार से घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो ईएमएफ बनेगा वो BL भी बनेगा, B L एंड V। तो ईएमएफ होगा B, उसकी लेंथ dx, और v की जगह हम क्या लिखेंगे, x ओमेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है तो हम लोग पहले ओमेगा के टर्म्स में निकाल लें और लास्ट में हम लोग ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू रख देंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ ईएमएफ वाला पोर्शन। तो ये हो जाएगा DE, तो टोटल जो E आ जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B ओमेगा x dx। ओके, तो इंटीग्रेशन की लिमिट लेंगे 0 से L तक, 0 से L तक पूरी की पूरी लिमिट, तो B ओमेगा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x² 2, 0 से लेके L तक, तो हो जाएगा B ओमेगा L² 2। ठीक है, इस बात को हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। एक बार हम लोगों ने NCERT में भी देखा था, NCERT में भी ये क्वेश्चन हूबहू पूरा का पूरा दिया गया है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हम जान गए, ये ईएमएफ किन के अक्रॉस इंड्यूस होगा, इन दो एंड्स के अक्रॉस। ठीक है, हाफ B L² ओमेगा। ओके, बिल्कुल। करंट क्या होगा, करंट जो होगा I इज इक्वल टू E/R होगा, तो E की वैल्यू है हाफ B L² ओमेगा डिवाइडेड बाई R। तो ये आ गया आपका करंट। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालना है तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू रख दीजिए, ओमेगा की जगह क्या रख दीजिए, 2 पाई न्यू। मैं सारे के सारे डेरिवेशन ओमेगा के टर्म्स में करने वाला हूँ, कारण ये है कि ओमेगा वाला ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ओमेगा की जगह आप 2 पाई न्यू रख के 2 से 2 काट के वो फिर करंट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमने वोल्टेज और करंट देख लिया। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द रॉड, due to the presence of current in the rod in magnetic field, find the expression for the magnitude and direction of the force acting on the rod। find the expression of force। करंट के कारण अगर करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, हम लोग एक फोर्स को जानते हैं, अगर करंट कैरिंग रॉड या करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है तो ILB। I करंट की वैल्यू आप रख दीजिए E/R LB। अब E की वैल्यू क्या थी, हाफ B L² ओमेगा R। ये रहा आपका पूरा का पूरा करंट ILB। तो ये आ जाएगा आपका पूरा फोर्स का फॉर्मूला।
चाहे तो आप इसको सेट कर दें, सेट करने का मतलब है हाफ बी स्क्वायर एल क्यूब ओमेगा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, एल क्यूब ओमेगा डिवाइडेड बाई आर। ओमेगा की जगह मैं फिर से बता रहा हूं कि आप 2 पाई न्यू कर सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है तो, और फ्रीक्वेंसी ही दिया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आप फोर्स निकाल सकते हैं। तीसरा दिया गया है हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पावर डिसिपेटेड। अगर करंट है तो पावर बताइए, पावर डिसिपेशन। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के बाद जनरली इंड्यूस्ड करंट पूछ ही लेते हैं, और इंड्यूस्ड करंट के बाद जनरली फोर्स और पावर भी पूछ लेते हैं। तो आपको पावर भी निकालना आना चाहिए। पावर का फॉर्मूला आप आई स्क्वायर आर देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा। आई की जगह फिर से हम वही लिखेंगे हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई आर ई अपॉन आर। जो ई बनता है ईएमएफ वो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा बनता है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई आर, इस चीज का स्क्वायर इनटू आर। तो आर तो ये हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर होगा और यहाँ पे आर होगा तो आर बचेगा, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सवाल। तो बहुत अच्छा सवाल था, इसमें आपको केवल ईएमएफ नहीं पूछा था, करंट भी पूछ लिया था, फोर्स भी पूछ लिया था और पावर भी पूछ ली थी, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपसे कभी कभार पूछ ली जाती हैं, तो इनको निकालना आप सीख लीजिए, बोर्ड में ये हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम लोग लगा रहे हैं वो साथ ही साथ लगाते जाएं और समझते भी जाएं कि किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं और कैसे हम इनके लिए तैयार हों। अगला क्वेश्चन है स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ का आपको स्टेटमेंट देना है, ठीक है। इसके साथ जो क्वेश्चन अटैच है वो देखते हैं। फिगर शोज ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर पी क्यू आर एस। फिगर कहाँ बना हुआ है, चलिए मैं पहले डायग्राम बना लूँ। ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर पी क्यू आर एस, एक रॉड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाले दिए गए हैं। डॉट का मतलब कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये x बराबर 0 से लेके x बराबर b तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। फिर x बराबर 2b तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक रॉड है जो कि इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, फिगर शोज ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर पी क्यू आर एस, ठीक है, इन विच द कंडक्टर पी क्यू इज फ्री टू मूव। पी क्यू आर एस, पी क्यू इज फ्री टू मूव, उसको मूव कर सकते हो उधर इधर, ओके। इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। द फील्ड एक्सटेंड फ्रॉम 0 टू बी, फील्ड जो है वो 0 से लेकर बी तक है। चलिए आगे कहानी पढ़ते हैं। पी क्यू जो रॉड है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। पी क्यू जो रॉड है उसके अंदर रेजिस्टेंस है स्मॉल आर है। When the R PQ is pulled outward from x बराबर 0, यहाँ से उठाई गई है रॉड from x बराबर 0 to x बराबर 2b, और इसको ऐसे करके खींच के x बराबर 0 से x बराबर 2b तक ले गए हैं इस PQ आर्म को, and then moved back to x बराबर 0, उसके बाद दोबारा से x बराबर 0 तक ले आए हैं with constant velocity v, with constant velocity v। Obtain the expression for the flux and EMF induced। एक्सप्रेशन निकालिए फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो ये मोशनल ईएमएफ है, हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल हमारा सिलेबस रहता है उसमें इसको रखा गया है, तो आप इस डायग्राम को पहचानते भी होंगे और इस समय क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है, BLB, उसको जानते भी होंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये रॉड है PQ, इसको बाहर की तरफ मोशन कर रहे हैं, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिल्कुल, क्योंकि जब ये रॉड यहाँ से लेके ऐसे आगे बढ़ेगी तो एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। PQRS का जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो अभी 0 एरिया है, फिर धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, इस टाइम पे कुछ हो गया एरिया, फिर बहुत ज़्यादा एरिया हो गया, फिर एरिया बढ़ता जा रहा है। तो एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका लूप का एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, और 0 से लेके x तक फ्लक्स इंक्रीज होगा, ठीक है।
उसके बाद नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो इंक्रीज नहीं होंगी, x बराबर b से लेके x बराबर 2b तक इंक्रीज नहीं होंगी, क्योंकि फील्ड तो उतना ही क्रॉस हो रहा है, हम फालतू में अपना एरिया बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका फ्लक्स का ग्राफ बनाएं, फ्लक्स का ग्राफ x के साथ 0 b 2b, फिर पीछे लौटेंगे, फिर b आएगा, फिर 0 आ जाएगा, 0 से उठेंगे b 2b, फिर लौट के आए b, फिर 0। तो जब हमारे रॉड पी क्यू 0 से लेके b तक जा रही थी तो फ्लक्स बढ़ रहा था यूनिफॉर्मली, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद b से लेके 2b तक गई तो फ्लक्स कांस्टेंट रहा, b से लेके 2b तक गए तो फ्लक्स कांस्टेंट रहा। ओके, फिर 2b से b तक आए तब भी फ्लक्स कांस्टेंट रहा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अभी भी उतनी क्रॉस हो रही हैं पूरे PQRS लूप से। फिर जब ऐसे करके यहाँ आ गए, PQ आर्म को जब नीचे ऐसे करने लगे अंदर की तरफ, तो एरिया कम होने लगा, फ्लक्स भी कम होने लगा, और जब ये इस रॉड को यहाँ पे ले आएंगे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो घटते घटते फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स का ग्राफ रहा। जो वैल्यू होगी फ्लक्स की, मैक्सिमम वैल्यू फाई मैक्स, वो क्या होगा? फ्लक्स होता है बच्चों b डॉट ए, b इंटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड b है, और किसी भी समय इसका एरिया क्या होगा? अगर इसकी लेंथ l है और ये दूरी x है तो एरिया हो जाएगा lx। ठीक है, तो ये हम किसी भी समय इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर हम फाई मैक्स की बात करें तो bl और x की वैल्यू होगी b। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स। चलिए, बहुत अच्छा। EMF इंड्यूस कब होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर EMF का x के साथ ग्राफ बनाने को आ जाए, b के नीचे b लिख दे, 2b के नीचे 2b लिख दे, b के नीचे b लिख दे, 0 के नीचे 0 लिख दे, तो EMF इंड्यूस होगा BLB। ओके, ये है मोशनल EMF। ठीक है, जब आपने इसको डराइव किया होगा, चलिए मैं डराइव ही कर दूं, E इज इक्वल टू डी फाई माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, ऊपर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। चलिए, तो E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, किसी भी समय फ्लक्स क्या होगा? L इंटू एक्स, बी एल एक्स, बी इंटू एरिया, तो E इज इक्वल टू माइनस बी एल बाहर निकाल लीजिए, डी एक्स अपॉन डी टी इज वॉट? वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में x बढ़ रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में x बढ़ रहा है, तो हम dx अपॉन dt को v लिख सकते हैं। तो EMF जो आया है वो माइनस BLB आ गया। ठीक है, अगर यही रॉड ऐसे अंदर की तरफ आ रही होती तो EMF की वैल्यू BLB आती प्लस में, क्योंकि हम dx अपॉन dt की जगह माइनस v ले लेते हैं। ये माइनस तो ऊपर से आ रहा है, वो तो आता ही, लेकिन dx अपॉन dt की जगह हम माइनस v ले लेते, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में x कम हो रहा होता, तो dx अपॉन dt की जगह हम माइनस v ले लेते और वो BLB आ जाता। तो जब रॉड बाहर जाएगी तो माइनस BLB, और जब रॉड अंदर आएगी तो प्लस BLB। तो क्या EMF बनेगा? इतना बन जाएगा। जब फ्लक्स चेंज होगा, उसका फ्लक्स का चेंज होना बंद हो गया तो कोई EMF नहीं बनेगा, और फिर फ्लक्स चेंज हुआ तो ये बनेगा। ठीक है, आप चाहें तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, मैंने सेट कर दिया थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए। ओके, बिल्कुल एक कांस्टेंट EMF बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, V कांस्टेंट, तो EMF भी कांस्टेंट। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, ग्राफ बनाना था और आपको थोड़ा सा समझाना था कि फ्लक्स कब बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर घटेगा, फिर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये ग्राफ बनाना था। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो फैराडे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे वो कंप्लीट हुए। ठीक है, फैराडे लॉ का मतलब E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, उसमें लेंस भी मैंने मिला लिए उसके सवाल। ठीक है, लेंस लॉ के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे। अब हम दूसरे टॉपिक पर पहुंचते हैं, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें भी थोड़ा बहुत मिक्स होगा फैराडे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रिंग्स? ये करंट दिया गया है I इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, एक रिंग यहाँ बनी है, दूसरी रिंग यहाँ बनी है, और I जो है I इंक्रीज कर रहा है।
अगर I बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस I को कम करने की कोशिश करो, अपोज करो, कम करने की कोशिश करो, मतलब इस डायरेक्शन में हम करंट की एरो बना देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है, बिल्कुल। डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, राइट इट्स SI यूनिट। SI यूनिट इज हेनरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद SI यूनिट लिखनी है। L की डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज L? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। मान लीजिए एक स्विच बना दें और एक कॉइल बना दें। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट दौड़ता है। अब करंट अचानक से I नहीं आ जाता सर्किट में, 0 से I होने में टाइम लगता है कुछ मिली सेकेंड्स। तो उन मिली सेकेंड्स में करंट ग्रो कर रहा है सर्किट में, तो ग्रोइंग करंट ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड इन सभी लूप्स में EMF को इंड्यूस करेंगे और इंड्यूस्ड EMF जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इसी EMF को हम बोलते हैं बैक EMF। और इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ होगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फाई इज इक्वल टू LI। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या केवल सेल्फ इंडक्टेंस। तो L की डेफिनेशन को आप फाई अपॉन I से डिफाइन कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल पर यूनिट करंट। टोटल फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहां से आप उसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं, टोटल फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल पर यूनिट करंट। इट्स SI यूनिट इज हेनरी, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी SI यूनिट हेनरी ही होती है। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ए मेटालिक पीस गेट्स हॉट व्हेन सराउंडेड बाय ए कॉइल कैरिंग हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। कह रहे हैं एक मेटल का पीस है और इसको मैंने ऐसे एक कॉइल से बांध दिया है और इस कॉइल में हाई फ्रीक्वेंसी की AC लगा दी है, तो ये पीस गर्म क्यों हो जाता है? ड्यू टू एडी करंट। क्या बोलेंगे? ड्यू टू एडी करंट। क्योंकि ये AC है तो बार बार इसका करंट चेंज हो रहा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहे होंगे, कभी इस डायरेक्शन में होंगे, कभी इस डायरेक्शन में होंगे, फिर कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन मेटेलिक ब्लॉक्स एंड मेटेलिक प्लेट्स क्या कर देते हैं? एडी करंट बना देते हैं उनके सरफेस पे, तो उन एडी करंट्स के कारण से ये सरफेसेस गर्म हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये गर्म हो गया। बहुत अच्छा सवाल पूछा, 1 नंबर का सवाल है। वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड। ट्रांसफार्मर के कोर को हम ऐसे चिप्स में काट देते हैं, उसके बाद उसको चिपका देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम एडी करंट को रिड्यूस करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर की कोर में, ठीक है। एडी करंट को क्यों रिड्यूस करना चाहते हैं? क्योंकि एडी करंट क्या करता है? कोर को गर्म कर देता है और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो ट्रांसफार्मर में होती हैं वो उनका इंसुलेशन पिघल जाता है। ओके, द मोशन ऑफ कॉपर प्लेट इज डैम्प्ड व्हेन इट इज अलाउड टू ऑसिलेट बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के 2 पोल्स हैं, ऐसे मान लीजिए एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल मान लीजिए, एक ये साउथ पोल मान लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से घूम के मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट है, तो इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, और यहाँ बीच में ऐसे पेंडुलम को ऑसिलेट करा रहे हैं, कॉपर की प्लेट को ऑसिलेट करा रहे हैं। कह रहे हैं कॉपर की प्लेट बहुत जल्दी रुक जाती है, ऑसिलेशन जो होते हैं वो डैम्प्ड होते हैं। क्यों? ड्यू टू एडी करंट। एडी करंट के कारण ऑसिलेशन डैम्प्ड हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, छोटे से रीजन में, और ये प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री ले रही है, यहां से बंधी हुई है, ऐसे सेंटर से बांध दीजिए। ओके, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से गुजर के जाएगी और ऐसे ऑसिलेट करनी चाहिए बहुत देर तक, और एयर रेजिस्टेंस के कारण रुकनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत जल्दी रुक जाती है। 2-4 बार ऑसिलेट करके रुक जाती है, क्योंकि जब ये एंट्री लेगी तब इसमें एडी करंट बनेगा, फ्लक्स बढ़ेंगे, और किसी मेटल प्लेट से फ्लक्स बढ़े या घटे तो एडी करंट बनता है, और जब ये एग्जिट लेगी तब भी एडी करंट बनेगा, और दोनों ही बार एडी करंट अपोज करेगा इस कॉपर की प्लेट के मोशन को, इसीलिए वो अपोजिशन के कारण ही बहुत जल्दी रुक जाती है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इसका यूज हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए लाइट मेटेलिक डिस्क, एक बहुत हल्की मेटल की डिस्क है, ऑन द टॉप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी एक सॉलिनॉइड है,
जिसके अंदर आप सॉफ्ट आयरन कोर रख सकते हैं। जैसे ही करंट को ऑन किया, कह रहे हैं इसके ऊपर एक डिस्क रखी थी वो उछल गई। ऐसा क्यों उछल गई? तो हम बोलेंगे ड्यू टू एडी करंट। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर एडी करंट ही आ रहा है। कहेंगे एसी है तो बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, इस प्लेट में अंदर ही अंदर नीचे की तरफ क्या कर देंगे, एडी करंट बनाएंगे, जो कि अपोज करेगा यहाँ पे जो भी पोल होगा उसे। अगर नॉर्थ पोल बढ़ रहा होगा तो यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, और नॉर्थ रिपेल करेगा तो ये उछल जाएगी। ठीक है, एडी करंट के कारण उछल जाएगी। तो अगर आप इधर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, तो इस प्लेट में कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे एडी करंट बने हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये चेंज होते रहेंगे, क्योंकि कभी इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, कभी इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज जो करंट होंगे ये खुद ही अपना एक कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, एडी करंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, जिस कारण से ये कॉइल जो है, ये जो आपकी डिस्क जो है, लाइट डिस्क, ये उछल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है बच्चों को दिखाने के लिए एडी करंट को। अगला देखिए, हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल चेंज। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे चेंज हो जाता है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी तो हमने डेराइव नहीं किया, लेकिन आगे चलते चलते जरूर हमको डेराइव करना पड़ेगा। इसमें सवाल जरूर आएंगे, क्योंकि सीबीएसई में डेरिवेशंस भी आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फॉर्मूला रहेगा, म्यू नॉट N1 N2 A/L, इस टाइप का फॉर्मूला रहेगा। हम लोग डेराइव करके देखेंगे ऐसा आता है या नहीं आता है, बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आप देखिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे चेंज हो सकता है। N1 नंबर ऑफ टर्न्स वन कॉइल के हैं, दूसरी कॉइल के हैं, ये एरिया है कॉइल्स का, और ये लेंथ है सोलेनॉइड की। ठीक है, कॉइल मीन सोलेनॉइड, यहाँ पे मुझे सोलेनॉइड बोलना चाहिए। चलिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ पूछा गया है, हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल चेंज, कैसे चेंज हो जाएगा। पहला, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इंक्रीज व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज। नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और जब आप दो कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यानी एक कॉइल यहाँ पे है जिसमें AC लगा हुआ है, और दूसरी कॉइल यहाँ पे है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है इसके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक पहुँच रहे होंगे। ठीक है, ऐसे। तो बार बार इसके मैग्नेटिक फील्ड कभी ऊपर से इसको फ्लक्स बनाते हैं, कभी नीचे से इस लूप में फ्लक्स बनाते हैं, इन लूप्स में कभी ऊपर से फ्लक्स बनाते हैं, कभी नीचे से फ्लक्स बनाते हैं। बार बार फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंजिंग फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस करेगा करंट को, और इसी इंडक्शन को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इस कॉइल को दूर ले जाएंगे, इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, तो फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा दूर तक थोड़ी जा पाएंगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इस कॉइल के, इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द सेल्फ इंडक्टेंस यानी L ऑफ ए गिवन कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स N, एरिया A एंड लेंथ L। एक सोलेनॉइड है जिसमें N टर्न है, A एरिया है और उसकी लेंथ L है, इसका कैपिटल L कैसे चेंज होगा। चेंज करने की बात कर रहे हैं कि इंक्रीज। हाउ कैन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ गिवन कॉइल, ये लोग सोलेनॉइड को कॉइल क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स N, एरिया A एंड लेंथ L इंक्रीज, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको L का फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू नॉट N² AL। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के हम बोलेंगे, एरिया को बढ़ा के हम बोलेंगे, और अगर आप अच्छे से लिखेंगे इसको तो म्यू नॉट N² A/L ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे N²/L² आएगा और ये L कट जाएगा, नीचे L आएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के आप बढ़ा सकते हैं, एरिया को बढ़ा के बढ़ा सकते हैं, और L को कम करके, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को कम करके, जो ये टर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको कम लेंथ में अगर आप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, पास पास इन टर्न्स को कर देंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। लेंथ को कम कर देंगे तो एल बढ़ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, एक सवाल इससे पूछ लिया गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारे के सारे आंसर्स जो हम दे रहे हैं वो फार्मूला बेस्ड दे रहे हैं। उसका फार्मूला लिख लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस हिसाब से हम लोग बता देते हैं कि किसको बढ़ाने से बढ़ेगा, किसको घटाने से बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो ये काफ़ी आसान सवाल है क्योंकि अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राफ बना हुआ है फाई और आई के बीच में। यहां पे लिखा है ए और यहां पे लिखा है बी। क्वेश्चन है, ए प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट इज शोन इन द फिगर फॉर 2 इंडक्टर्स। 2 इंडक्टर के लिए ये बनाया गया है, ए एंड बी। विच ऑफ द 2 हैज लार्जर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस होता है फाई अपॉन आई। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, फाई अपॉन आई। फाई अपॉन आई, अगर आप स्लोप देखेंगे तो स्लोप से आपको एल मिल जाएगा। स्लोप से आपको क्या मिल जाएगा, एल। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर फाई है, बेस आई है, तो आपको स्लोप से मिल जाएगा इंडक्टेंस की वैल्यू। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है, तो ए वाले का स्लोप ज़्यादा है और बी वाले का स्लोप कम है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका एल, उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं किसका एल ज़्यादा है, किसका एल कम है। ये काफ़ी आसान सवाल था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी हम ऐसा ही डिफाइन करते हैं, फाई अपॉन आई से। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल पर यूनिट करंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, एसआई यूनिट इज हेनरी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बोलूं, और उसको अगर आपको ना पता हो, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हो, ठीक है, तो आप उसको लिख भी सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। मेंशन एनी 2 यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एडी करंट के 2 यूजफुल एप्लीकेशन, स्पीडोमीटर, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन ब्रेक्स, ये सब एप्लीकेशन है एडी करंट के। ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं, जरा देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट आर एडी करंट्स। इंड्यूस्ड करंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट या ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। जब हम किसी प्लेट, मेटेलिक प्लेट से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, ये प्लेट है, ठीक है, लूप नहीं है। जब हम किसी प्लेट से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इसकी सरफेस पे एक इंड्यूस्ड करंट बन जाते हैं, जो कि या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। इन्हीं करंट्स को हम एडी करंट्स बोलते हैं। राइट देयर 2 एप्लीकेशंस, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन ब्रेक्स, स्पीडोमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये इसके यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। अगला सवाल है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 लॉन्ग सोलेनॉइड। 2 लॉन्ग सोलेनॉइड के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन कीजिए। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L हैविंग रेडियस R1, नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड आउटर सोलेनॉइड N2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी रहा होगा। एक सोलेनॉइड है बाहर की तरफ, मैं इस डायग्राम को बना दूं, और चूंकि पहली बार आया है इसलिए इस डेरिवेशन को डेराइव भी कर दूं। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, कैसी है, बहुत लंबी है, मैंने ज़्यादा लंबी नहीं बनाई। इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 और लेंथ L, ठीक है, और करंट इसमें मान लीजिए I1, ठीक है, बिल्कुल I1 करंट। और अंदर एक सोलेनॉइड है, वो भी काफी लॉन्ग है। लॉन्ग सोलेनॉइड का ही डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, ठीक है, काफी लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो जब ये आई चेंज होगा तब अंदर वाली सोलेनॉइड में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण से करंट पहुंच जाएगा। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना है, एम को डिफाइन करना है, एम की वैल्यू को निकालना है, फाई अपॉन आई, इस एम को डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम फ्लक्स देख लें, अंदर वाली सोलेनॉइड से कितना लिंक हो रहा है। फ्लक्स के लिए हमको पता चलना चाहिए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इससे निकल के जा रहा है अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा भाई, अंदर तो, इसके अंदर तो करंट है नहीं,
इसके पास तो करंट है नहीं, करंट इसके पास है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई। यही होगा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनॉइड के अंदर। नॉन सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। तो आपको बन लिख देना है क्योंकि ये पहली सोलेनॉइड है, ऐसा सवाल में दिया गया है। ठीक है, अंदर वाले सोलेनॉइड में सब कुछ 2 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो N2 होंगे। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर एक एरिया से निकल रहा होता तो फ्लक्स बनता मैग्नेटिक फील्ड इनटू A, अगर 2 एरिया से निकल रहा होता तो फ्लक्स बनता मैग्नेटिक फील्ड इनटू 2A। लेकिन ऐसे टर्न्स तो बहुत सारे हैं, कितने टर्न हैं? N1 तो N2 इंटू A, ये आगे नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4 5 6 N2 इंटू A। तो टोटल फ्लक्स आ गया ये लिंक्ड विद ऑल टर्म्स, यानी लिंक्ड विद इनर सोलेनॉइड। ओके, और हमको पता है M जो होता है वो phi डिवाइडेड बाई I होता है, और यहाँ पे I1 है वो, तो phi की वैल्यू लिख दीजिए म्यू नॉट N1 I1 N2A डिवाइडेड बाई I1 से I1 चला जाएगा, तो M की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N1 कैपिटल N2A। ध्यान देना है आपको, स्मॉल n1 है और कैपिटल N2 है, तो आप स्मॉल n1 को खोल सकते हैं कैपिटल N1 अपॉन L N2A, तो ये आ जाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी फॉर्मूले को लिखा था, उससे सवाल बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे ना कैसे भी आप लोगों ने भी डेराइव किया होगा अपने सिलेबस में, जब आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा उस समय। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन टाइप का हमने उसका कर लिया कि कैसे हम उसको डेराइव करते हैं। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ लैंग्वेज भी लिखनी होती है, फ्लक्स लिंक विद द इनर सोलेनॉइड इज दिस, एंड उस प्रकार से थोड़ी बहुत लैंग्वेज तो लिखनी चाहिए। चलिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? हेनरी। बहुत अच्छा, तो ये 2 सोलेनॉइड्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा जब वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े होंगे, तब हमने उसको डेराइव करके देख लिया। अगला सवाल है, अचानक से इंड्यूस्ड करंट का सवाल आ गया। चलिए, करंट इन ए सर्किट फॉल्स स्पीडली, एक सर्किट है जिसमें करंट गिरा, करंट कम हुआ फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर, तो जो DI है वो हो जाएगा 2 एम्पियर से 0 एम्पियर, यानी 0 - 2, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, माइनस इनिशियल करंट 0 - 2 यानी -2। किसी एक सर्किट में करंट चेंज हुआ 0 एम्पियर से 2 एम्पियर, इस प्रकार का होगा वो, सेल्फ इंडक्शन का सवाल है। ठीक है, तो 2 एम्पियर करंट होगा, अचानक से इस स्विच को ओपन कर दिया तो अचानक से करंट 0 हो गया, करंट कम हो गया अचानक से, तो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि करंट का चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाते हैं इन लूप से, तो एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ऐसी जो स्थिति बनी है वो कितने टाइम में बनी है? dt 10 मिली सेकेंड, 10 × 10⁻³ सेकेंड। चलिए, इफ द एवरेज EMF, जो EMF बन गया है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो 200 वोल्ट हो गया है, इंड्यूस्ड EMF इज 200 वोल्ट। देन कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। जरा बताइए, E इज इक्वल टू -L di/dt, जो इसके अक्रॉस EMF इंड्यूस होता है सेल्फ इंडक्शन के कारण से, उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, E इज इक्वल टू -L di/dt। तो 200 इज इक्वल टू -L di इज -2 अपॉन dt इज 10⁻³ इस प्रकार से। तो आप इस माइनस को हटा सकते हैं और इसको सॉल्व करके बड़े आराम से बता सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस इस सोलेनॉइड का क्या रहा होगा, जिस कारण से 200 वोल्ट बैक EMF बन गया। ठीक है, इसी को बैक EMF के नाम से भी जानते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस के कारण से जो EMF इंड्यूस होता है उसको हम बैक EMF के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस एंड अदर ऑफ कैपिटल R। एक बड़ी कॉइल है और एक बहुत छोटी कॉइल है जो कि इसके सेंटर को इंसाइड कर रहे हैं, बहुत छोटी कॉइल है।
और छोटी कॉइल की रेडियस मैं थोड़ी बड़ी बना दूं क्योंकि आपको दिखना भी जरूरी है। स्मॉल आर है और बड़ी कॉइल की रेडियस कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर। ठीक है, कह रहे हैं इस प्रकार से रखी हुई है, आपको दिख रहा है कोइंसाइडिंग सेंटर्स ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। अगर हम इसमें करंट आई फ्लो करा दें तो इसके कारण से इसमें कितना करंट हो जाएगा। अगर इस आई को चेंज करेंगे क्या म्यूचुअल इंडक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल के इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड रहता है। अगर करंट की वैल्यू आप चेंज करोगे तो इस रीजन में पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। सर्कल के अंदर पूरा का पूरा बाहर भी रहता है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की बात करेंगे अभी केवल। ठीक है, तो करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और चेंजिंग फील्ड यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बना देगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ एरिया है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहे होंगे और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा? तो M इज इक्वल टू होता है हमारा phi अपॉन I। 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स का हम लोग निकाल चुके थे, अब 2 सर्कुलर कॉइल्स हैं, इनका भी हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करनी है। ठीक है बच्चों, तो फाई यानी इससे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है वो पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया है। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अगर इस करंट ऐसा है तो क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और चूंकि ये कॉइल बहुत छोटी है तो सेंटर के ही आसपास होगी, इस बड़े कॉइल के सेंटर के ही आसपास होगी। और हम जानते हैं कि अगर एक सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर के आसपास क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिया हुआ है, कोई भी स्मॉल आर नहीं लेगा और इसको काटेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स बनेगा म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r डिवाइडेड बाई आई से आई कट जाएगा, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो बड़े आराम से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, फाई अपॉन आई, और दिमाग लगाना है कितना फ्लक्स लिंक होगा इससे, डिवाइडेड बाई करंट। तो वो हमने इस प्रकार से उसको सॉल्व कर लिया। जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगे उसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। वैसे तो बहुत आसान है, हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कभी ना कभी किए होंगे सिलेबस के दौरान भी, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के 2 लगातार सवाल हो गए, सोलेनॉइड वाला और कंसेंट्रिक कॉइल वाला। अगला सवाल भी बच्चों सेम यही है, बस भाषा चेंज कर दी है। 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल C1 एंड C2 उनके नाम दे दिए हैं और रेडियस भी चेंज कर दी है। एक की रेडियस R1 कर दी है, एक की रेडियस R2 कर दी है, और R1 इज लेस देन R2। ठीक है, तो ऐसा करने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमको बस ये देख लेना है कि वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। एक बड़ी होगी कॉइल, उसकी रेडियस R2 मान लो, एक छोटी सी कॉइल है उसकी रेडियस R1 मान लो। इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो B, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कॉइल का इंटू एरिया ऑफ दिस कॉइल पाई R1 स्क्वायर, और B की वैल्यू जो होगी वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो ये फ्लक्स बनेगा डिवाइडेड बाई आई, आपको मिल जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए, तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी भाषा चेंज कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमको घबराना नहीं है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, ए सोर्स ऑफ ईएमएफ E इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश करंट थ्रू ए कॉइल। एक वोल्टेज है जिसका ईएमएफ E है, इसका यूज कर रहे हैं इस कॉइल के थ्रू करंट बनाने में। बहुत मुश्किल होगी इसको, क्योंकि जब ये करंट को ऑन किया जाएगा, जब इसका करंट बढ़ रहा होगा 0 से I, उस समय इसमें बैक ईएमएफ बनेगा इस डायरेक्शन में, जो कि इसको अपोज करेगा, इसके करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, चलिए, तो कह रहे हैं सो दैट द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ बुल्ड अप करंट I इज हाफ LI स्क्वायर। तो इसको I करंट को बनाने में सर्किट के थ्रू कुल मिला के I करंट को पार कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, हाफ LI स्क्वायर काम करना पड़ेगा। इसके खुद बैटरी का जो करंट है उसको सोलेनॉइड के थ्रू पार कराना है, तो इतना वर्क करना पड़ेगा इस बैटरी को। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि
जब ये करंट बढ़ेगा 0 से I, उस समय ये बैक ईएमएफ बनेगा, इनके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जो कि पीछे की डायरेक्शन में होगा लेंज लॉ के अनुसार। तो ये इसको पार नहीं होने देगा, एक ईएमएफ उधर से बन रहा है, एक ईएमएफ इधर से बन रहा है, तो ये थोड़ा सा अपोज करेगा। ओके, कितनी इसकी पावर लॉस होगी? पावर से हम स्टार्ट करेंगे। EI पावर होता है dW/dt और E की वैल्यू हो गई, इसका EMF बता दीजिए, LdI/dt I। ठीक है, एक सोलेनॉइड के अक्रॉस कितना EMF बनता है? LdI/dt। तो dt कट गया तो dW हो गया LI/dI। तो टोटल वर्क हो जाएगा 0 से I करंट को पार कराने में L इंटीग्रेशन ऑफ I/dI क्या हो जाता है? I²/2। ठीक है, 0 से लेके I तक की उसकी लिमिट लगी हुई है, तो ये हो जाएगा हाफ LI²। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? डेराइव कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। इस बैटरी को काम करना पड़ता है अपने करंट को पार कराने के लिए। ठीक है, और बाद में कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो वर्क करना पड़ा है बैटरी को, वो एनर्जी लॉस हो गई है बैटरी की, वो किस रूप में गई है? इस इंडक्टर में किस रूप में चली गई है? इस इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के रूप में चली गई है, स्टोर हो गई है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर हो गई है। तो आपको ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के रूप में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो हम कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग आसानी से अच्छे से देखते रहिए कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में CBSE के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने ये देख लिए तो इस साल जिस साल आप पेपर देंगे वो क्वेश्चंस भी आप लगा लेंगे। बस ध्यान रखिए कि आपको NCERT पढ़नी है, इनसे पहले NCERT के क्वेश्चंस लगाने हैं और अपने नोट्स भी पढ़ने हैं। जो भी आपके पास नोट्स रहते हैं वो नोट्स, अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद उस चैप्टर का आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के लायक हो जाते हैं। जब आप लगाएंगे तो आपका चैप्टर पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा CBSE के हिसाब से भी, और फिर आप देखेंगे आपकी जो भी पेपर्स रहेंगे, प्री बोर्ड्स या हाफ ईयरली या जो भी आपके पेपर्स हैं, वो सब अच्छे से अच्छे चले जाएंगे और बोर्ड्स भी बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, मैं इतना ही वो हर साल कराता हूँ। नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़ा बहुत एडिशनल और एग्जाम्पल वगैरह भी करा देता हूँ लास्ट में जाके। तो अभी तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो उसको आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक है, और उनसे सीखते भी जाइए कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे उनके जवाब देने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।